क्या होता है कि आदमी को ये लगता है मेरे को अंदर से ये प्रेरणा हो रही है, माँ के द्वारा ही ये प्रेरणा हो रही है। हो रही होगी मतलब इसमें कोई बात नहीं है कि नहीं हो रही होगी, पर उसमें क्या क्या हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे नंद किशोर जी से पिछली बार बात कर रहे थे, उनके किसी प्रश्न के संदर्भ में मैंने कहा, तो श्री अरविंद ने द मदर जो बुक है ना, द मदर श्री अरविंदो की माता, जो एक छोटी बुकलेट है, उसके ही पत्र वगैरह का एक पूरा वॉल्यूम है जो अभी कंप्लीट वर्क्स में शायद 32 नंबर का है। तो पहले जितने उसमें चिट्ठियां उन्होंने शामिल करी थी उससे संबंधित, अभी तो बहुत ज़्यादा चिट्ठियां उन्होंने उसके अंदर शामिल करी हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपनी एक साइकोलॉजिकल मदर का गठन कर लेते हैं अपने अंदर ही। भाई अभी इतनी चीज़ हम पढ़ते हैं या और करते हैं, तो इवन माँ अगर सामने मौजूद थी उस टाइम भी लोग किस तरीके से उनकी बातों को अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा मोल्ड करते थे। अभी अगर सामने से कोई फिजिकल माँ हमको नहीं बोले, उसमें एक साइकोलॉजिकल मदर का गठन कर लें, इसमें तो आसान चीज़ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी साइकोलॉजी के लिए बहुत सरल है, एक ऐसी माँ का निर्माण कर लें। तो अभी ये क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से, ये कोटेशन है, द सोल in direct touch with the divine truth is hidden in man by the mind, the vital being and the physical nature। तो सोल जो है वो डिवाइन ट्रूथ के डायरेक्ट टच के अंदर है, पर वो हिडन है। किस चीज से हिडन है? माइंड से, वाइटल बीइंग से और फिजिकल नेचर से, मन से, प्राण से और अन्नमय जो कोश है आपका शरीर है। वन में प्रैक्टिस योग एंड गेट इल्यूमिनेशंस। आदमी योग कर सकता है और उसको इल्यूमिनेशंस प्राप्त हो सकते हैं इन द माइंड एंड द रीजन, पावर एंड ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस इन द वाइटल, इवन फिजिकल सिद्धीज। मतलब योग करने के बाद मन में तो आपको इल्यूमिनेशंस आएंगे, आपको इस तरीके का प्रकाश, मन में प्रकाश के रूप में। प्राण में जब चीज वो आती है तो वो आपको पावर के रूप में, अलग अलग तरीके के वाइटल के जो एक्सपीरियंसेस है उनके रूप में आपको वो आ सकती है, या फिर भौतिक के अंदर आपको अनेकानेक सिद्धियों के रूप में, जैसे रूप सिद्धि है, आपके बाल हैं, आपके वृद्धावस्था तक जो है वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहें। श्री अरविंद ने अपनी रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर कहा कि आज इस तरीके का हुआ कि मेरे दांत अपने आप सफेद हो गए, मेरे जो बाल हैं वो आज बहुत सुंदर हो गए। वो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो रोज अनेक अनेक तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो शरीर में किस किस तरीके के चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज मैंने 20 घंटे वॉक किया, या मैं इतने दिन से खाना नहीं खा रहा। हर तरीके के उन्होंने, जो अष्ट सिद्धि वगैरह की बातें हम करते हैं, वो सारी उन्होंने प्रैक्टिस करी योग के अंदर और उन सारों को प्रमाणित किया। तो भारतीय संस्कृति के अंदर या आध्यात्मिकता में जितनी भी चीजें हैं उसको उन्होंने खुद अनुभव में सिद्ध करके प्रमाण सिद्ध कर दिया। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि जितनी भी बातें हैं वो कपोल कल्पनाएं हैं। अच्छा, अब क्या होता है, बट इफ द ट्रू सोल पावर बिहाइंड एंड द साइकिक नेचर डू नॉट कम इनटू द फ्रंट, अगर ये सोल और आपका जो साइकिक है ये फ्रंट में नहीं आता, नथिंग जेन्युइन हैज बीन डन, तो अभी तक वास्तव में कोई सच्ची चीज हुई नहीं है। कि आपको बहुत सारी सिद्धियां हो सकती है, कि आप कितनी शरीर की सिद्धियां हैं कि कुछ भी खा सकते हो, आपको जो वातावरण है उसका प्रभाव नहीं हो रहा, या आपको किसी चोट का असर नहीं होता, आप शरीर को इनडेफिनिटली जो है उसको प्रोलोंग कर सकते हो उसको,
तो ऐसी बहुत बहुत चीजें हैं कि आग आग के अंदर आप जलो नहीं, या पानी के ऊपर चल सकते हो, इस तरीके की फिजिकल सिद्धि है कि आपको जो सांप है वो काटेगा नहीं। तो इस तरीके की फिजिकल सिद्धियां हैं, या आपको वाइटल के पावर्स मिल सकते हैं, आप कोई चीज मेटीरियलाइज कर सकते हो। जैसे इतने सारे ओकल्टिस्ट हैं, वो मेटीरियलाइज और डीमेटीरियलाइज कर देते हैं चीजों को। आपको अचानक ही यहाँ से किसी का वीजा या पासपोर्ट नहीं मिला, तो उसको भक्त को, वो साईं बाबा थे पुट्टपार्थी के अंदर, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है उस गेट के अंदर घुसो। वो गेट में घुसा, जिस कंट्री में उसको पहुंचना था वहां निकला वो। तो इस तरीके की सिद्धि तो आम है, जो लोग करते हैं उनके लिए। हमारे लिए तो आम नहीं है, पर जो करते हैं उनके लिए आम है। पर ये कह रहे हैं कि जब तक ट्रू सोल पावर बिहाइंड एंड द साइकिक नेचर डू नॉट कम इनटू द फ्रंट, नथिंग जेन्युइन हैज बीन डन। तो आप में अगर ये कोई सी भी सिद्धियां न हो, पर माँ के लिए थोड़ा सा सच्चा प्यार हो, वो इन सारों से बहुत महत्तर चीज है। इन दिस योग द साइकिक बीइंग इज दैट, अब साइकिक बीइंग क्या है? विच ओपन्स द रेस्ट ऑफ द नेचर टू द ट्रू सुप्रामेंटल लाइट एंड फाइनली टू द सुप्रीम आनंद। इफ द सोल इज अवेकन्ड, अगर आत्मा जो है जागृत हो गई, प्रदीप्त हो गई, इफ देर इज ए न्यू बर्थ आउट ऑफ द मियर मेंटल वाइटल एंड फिजिकल, कि आप जो अभी मेंटल वाइटल और फिजिकल हो, उससे एक आपका नया जन्म हो गया। अब वास्तव में नया जन्म क्या होगा? देन द योग कैन बी डन, तब योग किया जा सकता है। अदरवाइज बाय द मियर पावर ऑफ द माइंड और एनी अदर पार्ट इट इज इम्पॉसिबल। और किसी भी पार्ट से, चाहे आपने बुद्धि से किया है या किसी और आपने उसमें तरीका लगाया है, वो तरीके आपके रास्ते में सहायक जरूर हो सकते हैं, पर अपने आप में तरीका जो है वो फाइनल चीज नहीं हो सकता। वास्तव में सच्ची चीज तो है अंदर से आपकी जो चैत्य चेतना, जो माँ को चाहती है, माँ से प्रेम करती है, वो अगर हो, और आप किसी हेतु के बिना, बिना किसी कारण आप इसलिए माँ की तरफ जाते हो क्योंकि आपको बहुत प्यार है उससे, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, आपको उसके समक्ष और कोई दूसरी चीज नजर आती ही नहीं। तो साइकिक ये थोड़ी सोचता है कि इससे मेरा लाभ होगा या लोग मेरी बेइज्जती करेंगे अगर मैं इस रास्ते पे जाऊंगा। इतने कंसिडरेशंस उसके अंदर आते नहीं है। इट इज दिस न्यू बर्थ, दिस अवेकनिंग ऑफ द साइकिक कॉन्शियसनेस दैट द मदर इज ऑफरिंग इन द विजन। If the golden Purush refuses it, it must be because he is bound by some kind of attachment, probably to mere knowledge। कई लोगों के अंदर ज्ञान की बड़ी जबरदस्त पिपासा होती है, तो जब उनको आश्रम में या कहीं भी कर्म के लिए कहा जाए, तो उनका बेंट एक दूसरी तरीके का होता है, तो उनको उसमें दिक्कत होती है। कुछ कुछ लोग कर्म प्रधान होते हैं, उनको अगर ये कहा जाए श्री अरविंद की पुस्तक पढ़नी है, तो नींद आनी शुरू हो जाए। या आपको समझ में आ रहा है कर्म प्रधान भी है आपके, पर सही डायरेक्शन में नहीं है। अभी किसी चीज के लिए तो एनर्जी बहुत जुटा पाते हो, पर जो दूसरी चीज है उसके लिए एनर्जी बिल्कुल नहीं आ पाती। मूवी देखनी है 3 घंटे, कोई पता ही नहीं चलता कहाँ गए। और दूसरे कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी हो या और गंभीर पुस्तक पढ़नी हो, उसको खोलते ही, कवर खोलते ही जो उबासी सबसे पहला रिएक्शन होता है उसके अंदर, तो वो वाइटल पहचानती है अंदर से कि भाई ये तो अपने मन लायक चीज नहीं है। In that case, he is not very consistent, for it was he who demanded surrender to the mother, and now he rejects the very heart and meaning of the surrender. Probably this repeated experience is an indication of the principal difficulty in the sadhana। जो वास्तव में साधना कर रहे हैं उन लोगों की बात इसमें चल रही है कि बार बार सरेंडर तो किया साइकिक ने, और दूसरा पार्ट आता है, वो कहता आश्रम का भोजन तो अच्छा नहीं लगता मेरे को, ये तो भोजन अच्छा नहीं है।
यहाँ लोग हैं उनको मेरी कदर ही नहीं है। मैं तो अमेरिका के अंदर डॉक्टर था, यहाँ आते ही और जो मेरे ऊपर जो मेरा जो सुपरवाइजर है वो तो अंगूठा छाप है, और फिर भी उसको मेरी कदर नहीं है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, अमेरिका से आया हुआ हूँ, और मेरे को कहता है प्लेट ढंग से साफ क्यों नहीं की। अरे भाई, तेरे डॉक्टर होने से और प्लेट साफ करने के अंदर तूने जो सरेंडर किया है उसमें ये इश्यूज कहाँ से आ गए। पर हम सारे दिन तो ऐसा कर रहे हैं कि मेरी इस तरीके की फैकल्टीज है, मैं ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आता, मैं ऐसे परिवार से नहीं आता। तो आपको अपना परिवार है, बैकग्राउंड है, आपकी शिक्षा है, आपका बैंक बैलेंस है, वो सारा आपको सपोर्ट करता है। मतलब आप तुरंत बार बार उसका सपोर्ट या उसका आधार लेने की कोशिश करते हो। इसको क्या पता, मैंने 50-50 लोगों को मैनेज किया है, आप मेरे को क्या समझा रहे हो। मतलब जब भी आर्ग्यूमेंट में अपन तुरंत कहते हैं आप भी तो ऐसा कहते हो। अरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है आप कहते हो या नहीं कहते हो। इफ देर इज रिफ्यूजल, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ये अंदर इसको बैठाओ। इफ देर इज रिफ्यूजल ऑफ द साइकिक न्यू बर्थ, अगर चैत्य चेतना में नवजन्म के लिए इनकार करती हो आपकी सत्ता, ए रिफ्यूजल टू बिकम द चाइल्ड न्यू बोर्न फ्रॉम द मदर, अगर इस चीज के लिए इनकार हो, एक नवजात शिशु मां का होने के लिए बिल्कुल निश्चल, कोई उसके अंदर कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो, owing to attachment to intellectual knowledge or mental ideas or to some vital desire, चाहे आपके अपने तरीके के विचार हों, कितने विशाल विचार होते हैं। कोई आ जाए इंटेलेक्चुअल आदमी, कोई सपोज रविन्द्रनाथ टैगोर आ गए श्री अरविंद की शरण के अंदर, अब अपने विचार वो लेके जा रहे हैं। उनका इंसिडेंट मैं बताऊंगा। पहले जब उनको ये था कि देश को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के अंदर श्री अरविंद की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो स्वतंत्रता संग्राम को बीच में छोड़ के यहाँ पौंडीचेरी आ गए, ओहो, ये क्या निर्णय हुआ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के मिसगिविंग्स थी इस बारे में। तो उन्होंने कहा ये तो एक बड़ी नुकसान की बात हो गई कि राष्ट्रीय जो अपने संग्राम चल रहा है इस टाइम, उसमें श्री अरविंद तो प्रधान स्वर हैं उसके। उन्होंने अपने आप को इस समय अलग करके और पांडिचेरी के अंदर कर क्या रहे हैं वो, मतलब अकेले बैठ गए वहां जाके, 10-5 लोगों को इकट्ठा कर लिया, आश्रम चला रहे हैं, और यहाँ पूरे देश के अंदर इतनी आग लग रही है, क्या उपयोगिता है वहां पे। तब फिर बाद के अंदर जब वो एक बार मिलने गए उनसे, श्री अरविंद से, तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है जैसे हेवन से डायरेक्ट कोई आके, अभी तो किसी दूसरे से मिलते हैं तो ऐसे लगता है किसी से भी कोई इंटेलेक्चुअल या कोई विशेष ऐसा आदमी हो तो ऐसा लगता है कोई नरक से गिर गया हो, उसके पास बैठ के सब गंदी गंद आती है। यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो ऐसे लगता है सीधे स्वर्ग से आए हों। 3 दिन तक रविन्द्रनाथ टैगोर बोले नहीं, जिस वो भाव के अंदर रहे उनके पास जाके। और फिर बाद के अंदर उन्होंने लिखा है ये उनकी पूरी कि हे अरविंद, रविन्द्रनाथ आपको बो डाउन करता है, आपको नतमस्तक है, आपको नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। ये उन्होंने एक कविता लिखी उनके बारे में। तो 2 बार उन्होंने इस तरीके का लिखा। तो ये कह रहे हैं कि अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज है आदमी के अंदर, बड़ी जबरदस्त ज्ञानाभिमान जो है ना, कि मेरे अंदर तो पता नहीं कितना ज्ञान हो चुका है। मतलब अभी तो उसकी बात नहीं कर रहे जिनमें नहीं है, जिनको वास्तव में जिन्होंने उस चीज को उपलब्ध किया है, जिन्होंने काफी बड़ी बड़ी फिलोसॉफीज दी हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। आम आदमी की बात नहीं कर रहे, वो तो अपने अभिमान से जितना छोटा होगा उतना भरा रहेगा, वो तो कोई बात ही नहीं है। owing to attachment to intellectual knowledge or mental ideas or to some vital desire, then there will be a failure in the sadhana. Only if it is accepted can his coming and doing sadhana here be fruitful. तो एक तो सबसे पहली चीज जो नवजन्म की बात कर रहे थे कि उसके लिए क्या चीज की आवश्यकता है। दूसरे, एक हमने बात करी थी कि एक साइकोलॉजिकल
मदर का हम गठन किस तरीके से करते हैं वो एक बार मैं तुमको और बता देता हूं, बस 2 मिनट की बात है। मेरे ख्याल से ये वाली बात तो बिल्कुल साफ हुई होगी, जो अभी ये जो कोटेशन था कि वास्तव में हमको जरूरत किस चीज की है, कि ये नवजन्म जो साधित करना है उस नवजन्म की जरूरत है। अभी जो नंद किशोर जी से बात कर रहे थे वो एक छोटा सा कोटेशन है कि हम क्या करते हैं अपनी साइकोलॉजी के अंदर। हाँ, ये कह रहे हैं देर आर पीपल, ऐसे लोग हैं who have taken it that all that comes from the ego or the vital comes from the mother। ये CWSA 32 पेज 330, ये तुमको मिल जाएगा, ये तो डाउनलोड भी कर सकते हो। क्या बताया भैया? CWSA 32 32 नंबर। सी लिख के देता हूँ, C32 पेज 330। इसके ऊपर लेटर तो थोड़ा और बड़ा है, एनी हाउ अपने मतलब की जो चीज है वो मैं बोल देता हूं। देर आर पीपल हु हैव टेकन इट दैट ऑल दैट कम्स फ्रॉम द ईगो और द वाइटल, जो भी ईगो से आ रहा है या वाइटल से आ रहा है, कम्स फ्रॉम द मदर, वो माँ से ही आ रहा है, उनको ये लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं, इज हर इंस्पिरेशन, और जो उनके वाइटल से या ईगो से आ रहा है वो माँ की ही इंस्पिरेशन है, और वॉट शी हैज गिवन देम, या फिर माँ ने उनको इस तरीके की चीज भेजी है या दी है। देर आर अदर्स, कुछ ऐसे हैं हु हैव टेकन इट एज एन एक्सक्यूज, कुछ जो है इसको ऐसे एक्सक्यूज के रूप में मानते हैं फॉर गोइंग ऑन इन द ओल्ड रट indefinitely saying that when the mother wants she will change things। ऐसे बहुत से लोग हैं कि माँ जब चाहेगी अपने आप कर लेगी, मेरे को कोई एफर्ट नहीं करना है, माँ की कृपा सब करवा देगी। तो बच्चे की शादी करनी होती है तब तो खुद करनी होती है, तब नहीं कहते कि इसके लिए भाग दौड़ की क्या जरूरत है, माँ की कृपा अपने आप करवा देगी। या माँ बाप कोई बीमार हो तो हॉस्पिटलाइज करने के लिए अपन लेफ्ट राइट थोड़ी देखते हैं कि अरे जल्दी उसको डॉक्टर को बुलाओ, दवाई दो, इसको हॉस्पिटलाइज करो। पर यह है कि आप साधना के जीवन में कब जाओगे, तो माँ की कृपा होगी तब जाएंगे। अभी तो माँ ने इतनी सारी जिम्मेदारियां माँ ने ही तो लगा रखी हैं। अरे तो माँ ने तो दूसरी भी चीज लगा रखी है, आप इनकंसिस्टेंट को क्या, तो वो वही चीज सारों पे अप्लाई करो। तो वैसे तो ये तो आम चीज है जो हम रात दिन सुनते हैं कि पता नहीं माँ का हुक्म हुआ नहीं। अरे तो जो कर रहे हो उसके लिए हुक्म है, तो आवाज माँ तो नहीं फिर आ रही जबरदस्त चीज हो पंकज गई। भैया की। हेलो, पंकज भैया की हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, मुझे तो आ रही है भैया। हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या हाँ जी, आप पंकज भैया? आपकी तो आप आ रही है। हाँ शायद सेटिंग के
अब डिस्टॉर्ट हो रही है। हाँ, उनको एक बार विनोद जी को डिस्कनेक्ट करके और फिर से उनको ऐड कर लो कनेक्ट उसके अंदर कॉल में। हेलो, हाँ मारोदिया जी, ठीक है। जी आवाज आने अब आ रही है? जी आवाज आ रही है, लेकिन क्लियर पहले जैसे नहीं आ रही है। हाँ, आपका कोई लूज कनेक्शन लगता है, इसीलिए वो बीच बीच के अंदर कुछ थोड़ा सा डिस्टरबेंस बनता है। आपने जो जैक लगा रखा है माइक का, हाँ हाँ। उसका कनेक्शन हो सकता है लूज हो। हेलो, हाँ भैया, हम लोग का ठीक है, चलें? हाँ भैया। बोलिए। हाँ जी, तो इसमें ये कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आलस्य के कारण या अपने प्रमाद के कारण वो ये कह रहे हैं कि when the mother wants she will change things, वो अपने आप चेंज कर देंगी चीज़ों को, और इस बहाने से वो इस एक्सक्यूज से फॉर गोइंग ऑन इन दी ओल्ड रट, पुरानी जो आदत है या ढर्रा है उसमें इनडेफिनेटली अनिश्चित काल के लिए चलते रहते हैं, ये मानते हुए कि हाँ माँ अपने आप इसके अंदर कुछ करेंगी तो मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। तो कितनी बार हम सुनते हैं कि माँ कृपा करेंगी तो ये होगा, माँ कृपा करेंगी। माँ की कृपा तो अहेतुक है ही, कृपा तो उसकी एनी टाइम है। अपने ऊपर है कि अपन कितनी उड़ान ले पाते हैं। उसने तो खुला आकाश दे रखा है। इसलिए अब क्या होता है, देयर वर इवन सम, और ऐसे भी कुछ लोग हैं who on this basis created its subjective mother in themselves। इसी की मैं पिछली बार बात कर रहा था कि उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी सब्जेक्टिव मदर का निर्माण कर लिया who dictates, वो आपको डिक्टेट भी करती है, ऐसा करो, नहीं नहीं आज ऑफिस जाना है, नहीं जाना है, अच्छा मेरे को तो माँ की अंदर से प्रेरणा हुई। अब वो अपने आप अंदर से एक साइकोलॉजिकल आवाज या ऐसी कोई चीज गठन कर लेते हैं और उससे जो कहलवाना होता है वो कहलवा भी लेते हैं, या फिर वो इतने अनकॉन्शियस होते हैं कि वो उनको जो मन में होता है वो मन अपने आप कह देता है और वो खुद कॉन्शियस भी नहीं होते कि ये हो क्या रहा। हु डिक्टेट्स फ्लैटरिंग टू देयर ईगो एंड डिजायर, और वो डिक्टेट किस तरीके से माँ करती है, उनके ईगो और डिजायर को फ्लैटर करते हुए कि ओ हो तू तो जबरदस्त साधक हो चुका है, तेरे को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, तू चल रहा है उस कोर्स पे सही चल रहा है। अब जो समय लगेगा वो भी लगेगा, क्योंकि पढ़ने के बाद क्या होता है कि थोड़ा दिमाग विकसित हो जाता है, पर वो विकास किया दिमाग जो है वास्तव में तो दो धारी तलवार की जैसी हो गई, वो खुद को भी काटती है। फिर बाद में अपन जो उसमें एफर्ट करने वाले थे उसको भी वो काट देती है। वो कहती है ना ना, माँ पे विश्वास करो, माँ अपने आप करेगी, इतना बीच के अंदर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो जो शब्द हमने पढ़े थे वो
एक डबल एजेड सोर्ड बन गई। वो हमारी क्रिया को कई बार क्या 99% रोकने का काम करती है, क्योंकि ईगो तो अभी कोई अपना कल्टीवेट तो हुआ नहीं ना, ईगो तो रॉ है एकदम, बिल्कुल वो तो गंवारू स्तर का ईगो है। फ्लैटरिंग टू देयर ईगो एंड डिजायर, they pitted against the contrary dictates of the mother here and came to think that this external mother was after all not so much the real thing as the inner one। और इतनी उनकी जरूरत हो गई, मतलब ये तो उस टाइम की श्री अरविंद कह रहे हैं, जब मां शरीर मौजूद है तो कुछ जो साधक है वो क्या कह रहे हैं, came to think, उनको ऐसा लगता है दैट दिस एक्सटर्नल मदर, जो ये मां यहां विद्यमान है, ये तो एक्सटर्नल मदर है, वाज ऑफ आफ्टर ऑल नॉट सो मच द रियल थिंग, ये कोई इतनी रियल चीज नहीं है जितनी कि एज द इनर वन, जो उनके अंदर मां बैठी है ना, जो उनको डिक्टेट कर रही है और उनके ईगो को फ्लैटर कर रही है कि अरे वाह बेटा तूने तो बहुत अच्छा किया, अब मैं सामने तो तेरे को डांटती हूँ, देख डांटना पड़ता, आश्रम में इतने सारे जने हैं, अब क्या करूं मैं, पर वैसे तूने काम बहुत अच्छा किया। तो ऐसे लेटर्स अगर तुम पढ़ो तो मतलब आंखें खुल जाती है कि ये उन लोगों की बात है जो एक्चुअल में साधक हैं, ये आम व्यक्ति की बात नहीं चल रही। तो इसलिए दे पिटेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रेरी डिक्टेट्स ऑफ द मदर, तो मां ने एक चीज कही उनको कि नहीं ध्यान मत किया कर, तो कभी आंतरिक मां है उसने तो मेरे को आके कहा था कि बेटा ध्यान किया कर, पर ये जो बाहर मां है अब उसको तो व्यावहारिकता के कारण मना करना ही पड़ता है, क्या करे, पर वो अंदर आके मेरे को ये कहती है कि मैं बाहर से जो बोलती हूँ उसको मत माना कर, मैं अंदर बोलूंगी तेरे को हृदय में बोलूंगी वो सच्ची वाणी होगी। अब क्या करो ऐसे आदमी का, ये बताओ मतलब क्या आधार है उसका। ये तो श्री अरविंद लिख रहे हैं भाई, ये लेटर अगर श्री अरविंद लिख रहे हैं तो कोई एक के लिए तो स्पेसिफिक है नहीं, सम अदर्स कह रहे हैं वो तो ऐसे भी हैं, और वो तब के हैं जब मां उनको सामने से गाइड कर रही है बोल के, तब वो ये मान रहे हैं कि जो आंतरिक मां है वो सच्ची मां है, और जो ये जो बार बोलती है फूल देती है प्रणाम करवाती है ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली मां। ऐसा शायद कभी सोचा नहीं होगा कि अपन मां की उसमें सानिध्य में होंगे तो ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या होता है, as the in or that she was putting them through an ordeal by contradicting the inner dictates, या वो लोग ऐसा सोचते हैं कि माँ हमको एक ऐसी चुनौती दे रही है, हमारा एक ऐसी इम्तिहान ले रही है, परीक्षा ले रही है, जिसमें हमको एक ऐसी परीक्षा से गुजारा जा रहा है, वो ये चाह रही है कि हम अपनी सोल की वाणी सुन रहे हैं या बार वाली वाणी सुन रहे हैं, कि बार जो माँ है वो तो बार की वाणी है और जो आंतरिक माँ है वो सोल की वाणी है। तो माँ हमको एक ऐसे ऑर्डियल से गुजार रही है, शी वॉज पुटिंग देम थ्रू एन ऑर्डियल बाय कॉन्ट्राडिक्टिंग द इनर डिक्टेट्स, तो इनर जो डिक्टेट्स जो माँ दे रही है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करके उनके सामने एक परीक्षा पैदा कर दी माँ ने, और इस परीक्षा में उनको पास होना है तो आंतरिक माँ की सुननी है, बारी माँ को अनदेखा कर देना है। बारी जो माँ है, जो माँ बोल रही है अरे नहीं ऐसा नहीं करना है, यहां आया करो समय से, कहते ना माँ अंदर से तो आप ये बोलते हो बाहर से ये बोलते हो, मैं तो अंदर वाली आपकी बात मानूंगा बाहर वाली नहीं मानूंगा। ये आपने परीक्षा मेरे को दी और मैं पास होके दिखाऊंगा आपको, परीक्षा के अंदर साफ साफ अर्थ निकल रहा है, ये देखो आप। एंड सीइंग व्हाट दे वुड डू, द ट्रूथ रिमेन्स द ट्रूथ, बट दिस पावर ऑफ ट्विस्टिंग बाय द माइंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नेचर हैज टू बी केप्ट इन साइट ऑल्सो। इन बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कोई कॉन्टेक्स्ट में श्री अरविंद किसी को कह रहे हैं, पर इसके माध्यम से अपने साथ क्या कपट चल रही है, कितना धोखा चल रहा है भाई। वास्तव में अब मेन प्रश्न तो है कि भाई कितनी खतरनाक स्थिति में है अपन, कैसे पता चले। ये तो स्थिति तब की है, श्री अरविंद लिख रहे हैं मां के बिहाफ पे। जनरली जब माँ के लिए चिट्ठियां जाती थी, माँ के पास उतना टाइम नहीं होता था,
कि माँ उनको उस तरीके से जवाब दे। मतलब सारे लोगों को जो साधक थे, पहले उनका क्रम क्या था कि सबकी नोटबुक्स थी अपनी अपनी, उसमें वो अपने प्रश्न लिखते थे और वो नोटबुक्स इकट्ठी हो जाती थी जहां से वो नीचे स्टेयर केस ऊपर चढ़ता है ना, जहां से माँ के रूम का स्टेयर केस जाता है वहां पे, और सबकी जो भी साधक के कोई बात हो तो नोटबुक्स इकट्ठी होती थी वहां पे, उन प्रश्नों के उत्तर वो लिखित में ऊपर से आते थे। उनको जो भी माँ के जो असिस्टेंट थे, जो सेक्रेटरी थे, वो उनको लेके जाते थे और वहां से उनको वो जो भी माँ के लिए एड्रेस्ड है या श्री अरबिंदो के लिए है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो माँ से डिस्कस करके श्री अरबिंदो जवाब देते थे। और माँ भी श्री अरबिंदो के पास जब खाना लेके आती थी, उनका पूरा जीवन अगर हम पढ़ें तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा ऐसी बातें तुमसे हर बार या दो चार बार में शेयर करने की, कि आंख ये खुले कि जीवन था क्या उस समय। अभी ये सुनने के बाद तुम क्या समझते हो कि माँ खुद मौजूद है, श्री अरविंद खुद मौजूद हैं, और उनको कोई ये कह रहा है कि आप अंदर से मेरे को एक चीज बोल रहे हो और अंदर आपने मेरे को ये कह दिया था कि मैं जो बार बोलूं उसको स्वीकार मत करना। अब उस व्यक्ति को आप कैसे समझाओ? उसका क्या रास्ता हो सकता है ये बताओ? मतलब उसके लिए तो डूम्ड है वो, उसका तो सत्यानाश होना तो बड़ा भारी काम, मतलब वो तो निश्चित ही हो गया। गुरु साक्षात सामने बैठे आपके, तब आपकी प्रकृति आपसे धोखेबाजी कर रही है, तो अभी ये मान लेना कि मेरी प्रकृति धोखेबाजी नहीं कर रही होगी, ये तो एकदम ज्वालामुखी के ऊपर बैठने जैसा है, वो जो नीचे से फटने वाला है अभी। ये बहुत एक अपन संदिग्ध अवस्था में है जिसमें अपने को सारे टाइम भ्रम में रखा जा रहा है। तो ये मैं उस बात पे बोलना चाह रहा था जो पिछली बार एक सिंसियरिटी की बात थी, कोई संदर्भ में ये था कि सिंसियरिटी है, पर मैंने कहा जब ये वास्तव में ये इस तरीके की चीजें आती है, अब कैसे आप सिंसियरिटी को टटोलो? क्या वो साधक सिंसियर नहीं था, या क्या वो इतना इवोल्व नहीं था? उसने तो एक कदम उठाया था, आश्रम में रह रहा था वो, तो उसने अपना अपना जीवन है, अपना सर्वस्व अर्पण किया था उसने। तो हम आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, आम व्यक्ति तो इस खेल में है ही नहीं। जिसको हम आम कहते हैं, तो ये व्यक्ति तो वैसे सारे आम ही हैं, जो दुनिया में से ही जाते होंगे, जो आश्रम में जा रहे हैं वो भी तो जगत के अंदर से ही जा रहे हैं, ये तो आम व्यक्ति ही जा रहा है वहां पे। पर आम बोले तो जिसको ये दृष्टिकोण नहीं है आंतरिक चीज का, और जिसके गहरा दृष्टिकोण हो गया है, उसके साथ जो है नुकसान की ज्यादा चांसेस हैं। जो सिंसियर आदमी है उसके सामने ये द्वंद्व पैदा होंगे, जो सिंसियर नहीं है उसके सामने तो द्वंद्व पैदा भी नहीं होंगे, उसके कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये मान लेना कि हम सिंसियर हैं इसलिए नहीं होगा, इनफैक्ट जस्ट दी ऑपोजिट है। अगर आप सिंसियर हो तो आप ऐसी ऐसी चीजें एनकाउंटर करोगे जो शायद पहले कभी सुनी देखी या कभी लिखित में कभी न हुई होगी। इसलिए इसमें जो है संदेह की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। संदेह बोले तो बार बार ये चेक करने की, ट्रुथ को चेक नहीं करना है, पर आपके मन प्राण शरीर में बार बार वो क्या छद्म रूप ले रहा है उसके बारे में तो हमेशा ही अगर आप संदेह रखोगे, तब थोड़ा सा आपको ये आश्वस्त रहेगा कि आप आगे जा सकते हो। मेरे ख्याल से इतनी बात तो क्लियर होगी। बाकी जो ये रेफरेंस दिया है ये अलग से आप पढ़ सकते हो। इसके बारे में अगर कोई बात है तो तुरंत वो लेते हैं, अदरवाइज अपना जो पिछली बार का टॉपिक था जेनरोसिटी, वो भैया हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये जब हम कोई पथ पर चलते हैं, जैसा कि माँ ने एक बार कहा था किसी को कि जो हमारा मन प्राण और शरीर है ये मिथ्यात्व का लबादा है, तो निश्चित रूप से है कि इसके अंदर ये सारी चीजें भरी हुई हैं, ये पथ पथ पर हमें धोखा देती ही हैं। लेकिन जब हम माँ के पथ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते में जैसे कहीं हम जा रहे हैं तो रास्ते में हमें दृश्य तो दिखाई देते ही हैं,
तो जब हम इस पथ पर चलते हैं तो हमें कुछ न कुछ अनुभूतियां तो होती हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये इस योग में, मां श्री बिंद के इस योग में ये कौन सी मूलभूत अनुभूतियां हैं जिसको समझ करके हम समझ सके कि नहीं, जो हमें अनुभूतियां हो रही है वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मूलभूत अनुभूतियां इस योग की क्या है, क्योंकि अनुभूतियां तो होंगी ही होंगी। अगर हम चलेंगे इस पथ पर तो कुछ न कुछ अनुभूतियों से होकर के गुजरेंगे। तो ये मूलभूत अनुभूतियां क्या हैं इस योग की, जिसको जान करके हमें कुछ ऐसा विश्वास हो कि नहीं, हम जो चल रहे हैं पथ पर वो माँ हमको ले जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मूलभूत अनुभूतियां क्या है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो पहला, इससे पहला जो कोटेशन आया था, देखिए अभी तो अनुभूति की बात जहां तक है, हम अनुभूति भी एक छोटी सी चीज को अनुभूति बोलते हैं, बाकी तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको अनुभूति न होती हो। पर हमने उसको जो डेफिनेशन दे रखी है अनुभूति की, वो हमारी अनुभूति की डेफिनेशन उन काफी सारी चीजों को अपने दायरे से बाहर कर देती है। इसलिए अनुभूति, एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन, ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आपके एक गहरा भाव आया माँ के लिए, आपको अंदर से एक महसूस होता है कि मेरे को माँ के लिए जीवन जीना है। आपको लेटे लेटे ये भाव आया और आप हो सकता है 5 मिनट बाद खड़े होके किसी दूसरे काम में लग गए। आप इसको अनुभूति मानते नहीं। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अनुभूतियां मानते ही नहीं हैं। यह आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इसको मैं 2 मिनट इसके अंदर लेता हूं। और ये मेरे बिल्कुल सामने ही जो श्री अरबिंदो ने कहा है, अब इसको आप ध्यान से सुनिए। और ये पुस्तक जो है जीवन का सच्चा लक्ष्य भाग 2, मैंने एक इसके अंदर ग्रुप में पीडीएफ भी डाली थी। आप लोग इसमें से पब्लिकेशंस देखिए और अपने यहाँ कोशिश कीजिए। ये तो अपन बाद में बात करेंगे, अभी तो अनुभूति की बात करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अनुभव, सिद्धि और साक्षात्कार 3 चीज हैं। अनुभव एक ऐसा शब्द है जो योग में घटित होने वाली लगभग सभी बातों को समाविष्ट करता है। आप उसको उस तरीके से अनुभव मानते नहीं, पर आपको हर जो चीजें हैं, जो योग के पथ पे अगर आप हैं तो हर चीज, मतलब छोटी से छोटी चीज भी आपको उसी दायरे के अंदर आती है, सभी बातों को समाविष्ट करता है। जब कोई अनुभव स्थिर हो जाता है, जब आपको कोई बात या कोई चीज स्थिर हो जाती है, जब एक पर्टिकुलर आपको उस चीज, उसको साक्षात्कार या फिर रियलाइजेशन कहते हैं, जो आती जाती नहीं रहे, जो आपके अंदर स्थिर हो जाए, उस चीज को रियलाइजेशन बोलते हैं। तब वह अनुभव न रहकर सिद्धि का एक अंग बन जाता है। उदाहरणार्थ, जब शांति आती जाती रहती है, आप अचानक ध्यान में या कोई जो ऐसा करता है, आपको कोई गहरा ऐसा मोमेंट आया, पर वो आपको धीरे धीरे जीवन में बार बार आके वो एक पर्टिकुलर मोमेंट जो है स्थिर हो जाता है, तब वो आपकी सिद्धि बन जाता है, अनुभव नहीं रहता। मतलब वो आपका एक अंग बन जाएगा, एक सिद्धि बन जाएगी। जब शांति आती जाती रहती है तब यह एक अनुभव है। जब वह स्थिर हो जाती है और फिर नहीं जाती, तब वह एक सिद्धि है। साक्षात्कार भिन्न वस्तु है। जब तुम किसी चीज की अभीप्सा कर रहे हो और वह तुम्हारे सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाए, उदाहरण के लिए तुम्हारे अंदर एक विचार है कि भगवान सब में विद्यमान हैं, परंतु यह मात्र एक विचार, एक विश्वास ही है। पर जब तुम सबके भीतर भगवान का अनुभव या दर्शन करने लगो, तब वह साक्षात्कार बन जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई भावना अनुभव नहीं हो सकती। कोई भावना आपकी है माँ के प्रति कि आज तो माँ को अपन खीर बना के खिलाते हैं, भोग लगाते हैं माँ का, आप कहते हैं ये यार अनुभव क्या हुआ। अगर इसको आप अनुभव नहीं मानोगे तो फिर तो आप अपनी बहुत सारी चीजों को अनुभव से दूर कर दोगे।
अनुभव सभी प्रकार के होते हैं और वे चेतना में हर प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। चेतना किसी भी आध्यात्मिक, चैत्य या यहां तक कि गुह्य चीज के अनुभव से गुजरती है। ये अलग अलग शब्द हैं, अभी मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि गुह्य चीज अलग है, चैत्य चीज अलग है, आध्यात्मिक अलग है। पर ये तो भेद तो तब बताया जाए कभी अगर सामने हो अपन और इसको एक लंबी चर्चा करें, क्योंकि ये तो फिर बाद में एक के अंदर एक प्रश्न निकलता जाता है, दूसरा जो मेन अपना जो दायरा है वो फिर बाद में यही नहीं पता लगता कि अपन गए कहां से थे। तो अभी तो अपने को कुछ चीजें तो मान के चलनी पड़ेंगी। उसे देखती या आभास करती है तो यह योग के तकनीकी अर्थ में अनुभव होता है, क्योंकि निसंदेह बहुत से अनुभव होते हैं जो इस प्रकार के नहीं होते। स्वयं भावनाएं भी अनेक प्रकार की होती हैं। भावना शब्द प्रायः किसी संवेग के लिए प्रयुक्त होता है और चैत्य अथवा आध्यात्मिक श्रेणी के संवेग भावावेग हो सकते हैं जिन्हें यौगिक अनुभवों में गिना जाता है, जैसे कि शुद्ध भक्ति की तरंग अथवा भगवान के प्रति प्रेम उमड़ना। आप बैठे हैं, नहा रहे हैं, उस टाइम मन में कोई भावना उठी आपके भगवान के प्रति, वो भी अपने आप के अंदर एक अनुभव है। जब आप इस दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे तो आप तो सतत अनुभव की उसमें श्रृंखला में हो सकते हैं। अंग्रेजी शब्द फीलिंग का अर्थ किसी अनुभूत वस्तु का स्पर्श भी होता है, भले ही यह स्पर्श प्राण में अथवा चैत्य या चेतना के अपने सार तत्व में ही हो। मैंने प्रायः देखा है कि मानसिक स्पर्श भी जब वह बहुत स्पष्ट हो फीलिंग कहलाता है। यदि तुम इन्हें तथा इन जैसी अन्य फीलिंग्स को फीलिंग कहकर रद्द कर दो और उन्हें अनुभव न कहो, तब तो अनुभवों के लिए बहुत थोड़ा स्थान रह जाएगा। यही बात मैं अभी बोल रहा था कि जो अनुभव हैं अगर आप उसका दायरा सीमित कर दोगे तो जो अनुभव जिनको अनुभव कहना चाहिए वो उस दायरे में नहीं आके बहुत थोड़े ही बातों को आप अनुभव कहोगे, बाकी को आप उस दायरे से बाहर कर दोगे। भाव प्रधान अनुभूति मतलब फीलिंग, आपके अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग आई कि मेरे को माँ के लिए ये करना चाहिए कि मैं आज माँ की फोटो साफ करूंगा। आपको देखिए तो यार कोई अनुभव थोड़ी है, पर हाँ है अनुभव। जिस तरीके का हमारा गठन है उसमें कोई भी ऐसी चीज आती है वो अनुभव निश्चित रूप से है। श्री अरविंद तो टेक्निकल टर्म्स समझा रहे हैं ये। और अंतर्दर्शन आध्यात्मिक अनुभव के मुख्य प्रकार हैं। व्यक्ति ब्रह्म को सर्वत्र देखता और अनुभव करता है। वह एक शक्ति को अपने में प्रवेश करते या अपने से बाहर निकलते देखता है। वह अपने अंदर अथवा चारों ओर भगवान की उपस्थिति को देखता अथवा महसूस करता है। वह ज्योति के एवं शांति अथवा आनंद के अवरोहण को भी देखता है। मतलब आनंद जो है वो आप में डिसेंड कर रहा है, ये देख रहा है वो। आपको ये फीलिंग हो सकती है कि आप में कोई लाइट है, माँ की लाइट आ रही है, या आप में आनंद आ रहा है, या आपको शांति आ रही है। ये सारी भी चीजें हो सकती हैं। वह ज्योति के एवं शांति अथवा आनंद के अवरोहण को भी देखता तथा महसूस करता है। यदि तुम इन सबको फीलिंग मात्र कहकर त्याग दो तो तुम जिनको हम अनुभव कहते हैं उनके अधिकतम भाग को रद्द कर दोगे। वास्तव में तो अनुभव शब्द में ये सारी चीजें आती हैं। हम बेसिकली अनुभव किसको जनरली जो हम कहना चाहते हैं वो क्या है कि कोई चीज हमने देखी, कोई विजन हुआ, मेरे को कोई ऐसा स्पंदन महसूस हुआ, मेरे को यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि उस तरीके से ही वो चीजें आए। आपके गठन के अंदर से ही कोई चीज होके निकले उसको आप अनुभव बोलो। तो हमारा गठन तो इतना रिच नहीं है। हमारा जो फ्रेमवर्क है माइंड का, वाइटल का और फिजिकल का, वो इतना मैच्योर नहीं है कि जितनी डीपर और हायर चीजें हैं वो स्वतः हमारे अंदर आ जाएं और हम उनको रजिस्टर भी कर पाएं। आपके अंदर चैत्य चेतना है, पर कितनी देर संपर्क होता है अपना उस चीज से। और जो जितनी गंभीर और सूक्ष्म चीजें हैं पर वो नहीं है या उनकी उपस्थिति नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वह अपने अंदर अथवा चारों ओर भगवान की उपस्थिति को हाँ ये तो हो गया।
अब हम चेतना के तत्व या चेतना की अवस्था में भी एक परिवर्तन महसूस करते हैं। आप चेतना की जो आपकी कंडीशन है उसमें अंतर महसूस करते हो। कैसे? क्लास में एक सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड या कॉन्शियसनेस जिसमें आप बैठे थे, इस बात को सुन के जो जितना इसको अनुभव के स्तर के ऊपर इससे अपने आप को जोड़ रहा है, या जितना ही इसको फील कर रहा है, अपने अंदर उसके लिंकेजेस बना रहा है अपने अंदर, या इसको समझने का प्रयास कर रहा है। हम देख रहे हैं कि हम एक स्टेट ऑफ माइंड में बैठे थे, पर ये सारी बातें हमको धीरे धीरे, और जैसे कि सीढ़ियों पे चढ़ के हम आरोहण कर गए हों, या हम अंदर प्रवेश कर गए हों मंदिर के गर्भगृह में, ये बातों से हम कोशिश करते हैं, या ये ऐसे शब्द हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर प्रतिध्वनित होती रहती हैं कुछ समय तक। ये इस पे निर्भर करता है कि हम कितने सूक्ष्म रूप से या हम सटली विकसित हैं, या हम कितने कल्चर्ड हैं। जैसे कोई संगीत है, बहुत गहन संगीत है, जिसको उस चीज के लिए कान है, जिसके अंदर उस चीज का कल्चर है, उसमें तो वो अंदर चलता रहेगा, जबरदस्त रूप से आपके अंदर परिवर्तन ला सकता है। और जिसको कल्टीवेशन नहीं है, वो उसको सुन के हो सकता है उसको पसंद भी ना करे। तो इस तरीके की जो हम अभी पढ़ रहे हैं, वो हमारे अंदर जो रूप पैदा कर रहा है, विचारों के रूप पैदा कर रहा है, भावनाओं के रूप पैदा कर रहा है, हमारे अंदर कितने सारे वाइब्रेशंस, कितनी सारी फीलिंग्स, और कितनी सारी लिंकेजेस हमारे दूसरे बीइंग के हिस्सों से। क्योंकि आम जीवन में तो ये बातें हम सुनते नहीं है, न ऐसा हमारा व्यवहार होता है। तो ये सारी बातें सुन के कोई दूसरा हिस्सा है जिससे हम लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये मानो दूसरे हिस्से ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि आप तक अपनी वाणी को पहुंचाएं। ये उसके लिए जब सारी लिंकेजेस बनती हैं और इसमें जो रूप पैदा होते हैं, वो सारे भी अनुभव हैं। तो अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इन अनुभवों में कितने गहराई तक जा सकते हैं। माँ के शब्द तो सभी पढ़ रहे हैं, वही टेक्स्ट आप भी पढ़ सकते हो, वो टेक्स्ट कोई दूसरा भी पढ़ सकता है। फर्क किस में आता है? जब आपने अपने जीवन की, आपके अंदर के भागों की भी कड़ियां उससे जोड़ी हों, तो वो सारी बात एकदम प्रकाश की जैसे सूर्योदय हो जाता है एक शब्द माँ का पढ़ते हो इतने में, या फिर कुछ समझ में ही नहीं आता। अगर वो कड़ियां न हो तो ये पता ही नहीं लगता श्री अरविंद बोल क्या रहे हैं। फिर बीच में माइंड अपना क्या करता है कि गैप फिल करता है, एक स्टोरी बना देता है। उसने बीच में कोई शब्द वाइटल पढ़ा, तो उस वाइटल देखते एक स्टोरी बिल्डअप कर दी, चाहे पूरा सेंटेंस समझ में ना आया हो हमारे। इसी प्रयास के लिए तो ये क्लास शुरू करी थी अपन ने, कि अपना माइंड इस तरीके से स्टोरीज बनाता है, और हमको बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज सुनाता रहता है, या जो उसके मन में आती है वैसी सुना देता है, और हमको आश्वस्त कर देता है कि हाँ भाई समझ गए हो तुम। अब हम चेतना के तत्व या चेतना की अवस्था में भी एक परिवर्तन महसूस करते हैं। हम शुद्ध विस्तार के एक सूक्ष्म क्षेत्र में अपने को फैलता हुआ पाते हैं, और शरीर को, ये तो बहुत ज्यादा खैर डीप चीजें आ गई ये तुम इस पुस्तक में, क्योंकि ये अभी तो इसके अंदर जाना तो मुश्किल होगा। जहां तक नंद किशोर जी ने जो बात करी है कि मूलभूत कोई अगर अनुभूति की अगर श्री अरविंद बात करते हैं, तो सबसे मूलभूत अनुभूति है साइकिक का रियलाइजेशन। साइकिक, आपकी चैत्य चेतना। तो इस बारे में भी दामोदर में एक किसी ने पूछा कि जब आपके साइकिक आ जाएगा तो क्या वो अपने आप के लिए समर्पण की मांग करेगा, मतलब क्या साइकिक? तो श्री अरविंद ने कहा कि अगर आप में साइकिक का उदय होता है, वो भी आपको भैया यही कहेगा कि पूर्ण रूप। भैया क्या प्रश्न था श्रवण का? आपकी आवाज कट रही थी, सुना नहीं ढंग से। एक सेकंड में कनेक्शन चेंज करता हूँ, शायद कोई कनेक्शन में जो है। आवाज आ रही है क्या मेरी? नहीं नहीं पंकज, आवाज तो क्लियर ही है। ये तो पूरी देर में खाली 1-2 सेकंड का ही प्रॉब्लम है।
नंदकिशोर जी का प्रश्न ये था कि कौन, जैसे हमने कहा इसमें अनुभूति की बात है, कि ऐसी कौन सी मूलभूत अनुभूति है जो हम ये कह सकते हैं इस योग में कि ये मूलभूत अनुभूति है, क्योंकि इस पड़ाव में बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। पर वास्तव में हम इस पड़ाव में सबसे पहले तो अनुभूतियों के लिए जा ही नहीं रहे हैं, ये एक मान के चलो। हम इसमें अनुभूति के लिए नहीं जा रहे हैं। दूसरे, हम इसको यात्रा का एक रूपक देते हैं कि हम एक यात्रा में जा रहे हैं। यही नंदकिशोर जी ने कहा था कि हम एक यात्रा में जा रहे हैं। पर भौतिक यात्रा में और प्राण के अंदर दोनों में एक मूलभूत अंतर है। भौतिक यात्रा के अंदर आप ट्रेन में बैठे हैं, कोई आपको खेत है, सुंदर लगता है, आपको सरसों का कोई खेत है, अच्छा लगता है ट्रेन में बैठ के। आप जब जाते हो किसी नदी के ऊपर से निकलते हो, उस पे ब्रिज पे से, अच्छा लगता है, चार्म रहता है, कोई टनल में से गुजरे। पर जब आप यात्रा के अंदर सूक्ष्म स्तरों के ऊपर जाते हो तो वो भौतिक के जैसे नहीं रहते। भौतिक में, इसीलिए भौतिक जो शरीर है आपका एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन वॉल है, आपका दुर्ग है। जैसे ही इस दुर्ग से निकल के आपकी यात्रा सूक्ष्म जगतों की होती है, जैसा कि नींद में होता है। पर नींद में अगर आपको कोई नाइटमेयर हो, दुस्वप्न आए, तो आप क्या करते हो? तुरंत हड़बड़ा के नींद खुल जाती है और आप अपने दुर्ग में, मतलब शरीर के अंदर आ जाते हो। पर अगर वो न हो तो क्या होगा भाई? वो जो जगत है वाइटल का, अगर आप फिजिकल आपके न हो और वो दुस्वप्न आपका इनडेफिनेटली चलता रहे, उसी को वो नर्क वगैरह बताते हैं, जिसमें आपका शरीर छूटने के बाद एक बीच का क्षेत्र है जिसमें ले जाके और तड़पाया जाता है उसको, या जो जो वाइटल बीइंग्स उसके साथ करते हैं वो सारा तो उन्होंने किया। इसलिए मां श्री अरविंद का एक काम ये भी था कि बीच का एक ऐसा सेतु बनाया जाए जिसके ऊपर से व्यक्ति सहजता से ट्रांजिशन कर पाए। इसलिए जो ये यात्रा क्या बार बार बात करते हैं कि यात्रा में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, पर फिजिकल चीजें देखने में और साइकोलॉजिकल या फिर सूक्ष्म वाइटल चीजें देखने में रात दिन का अंतर है। ये चीज एक समझनी शुरू करो। जब आप वाइटल के स्तर के ऊपर जाते हो तो उसके अंदर, जैसे रामायण में वो कहते हैं काम रूप के ही कारण आया, विभीषण वगैरह को या रावण को क्या बोलते हैं? काम रूप। आप रूप बना के उनके पास आते हो, आपका विवेक कैसे रहेगा उन क्षेत्रों के अंदर, उन जगतों के अंदर? तो वो यात्रा में जब आप वाइटल की या और जो क्षेत्र हैं उनकी यात्रा करते हो, तो उसमें आपको कोई चीज ऐसी लगी जिसके पीछे आपको लगता है कि आपको ये आकर्षित कर रही है कोई चीज, तो वो आकर्षण मात्र ही आपको उस क्षेत्र के अंदर ले जाता है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अभी क्या समझ आया? किसी अगर नहीं आया तो मैं इसको दोबारा बोलता हूं। हाँ, थोड़ा सा फिर से बोलें। हाँ, फिर से बता देता हूं मैं। आप लोग फिजिकल यात्रा करते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं आप, उसमें आपने कोई खेत देखा दूर, आपको बहुत सुंदर लगा, या कोई बहुत सुंदर मंदिर देखा, पर आप रहते ट्रेन में ही हो ना, आप रहते तो ट्रेन में ही हो। वाइटल में और सूक्ष्म जगतों में ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें अभी तो आपका शरीर स्थूल है, वो तो ट्रेन के अंदर बंधा हुआ है, ट्रेन की परिस्थितियों से बंधा हुआ है शरीर। आप पहाड़ देख के पहाड़ पे पहुंच थोड़ी जाते हो। और माइंड के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है शरीर का। माइंड जब कोई चीज के बारे में कल्पना करता है तो माइंड पहुंच जाता है वहां पे। वैसे ही आपकी जब हाँ, अब समझा। चीज है, जब आपकी वाइटल जो जर्नी है वो कोई चीज से आकर्षित होती है, तो तुरंत एक तरीके से ये सहमति देना है उन लोगों को कि हाँ मेरे को ले जाओ आप। जैसे आपको कोई पकड़ने के लिए आ रहा है, आपको प्रलोभन दे रहा है
आप अगर उस जगत में उनको ये नहीं कहोगे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, तो वो आपको पकड़ के नहीं लेके जा सकते। पर आपको वो लेने आए, सपोज आपने स्वप्न देखा, आप जा रहे हैं, नाव में कोई चढ़ के आया, आप पुल के ऊपर खड़े हैं, समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तुरंत रोक देना। आप कोई पुल के ऊपर खड़े हैं, वो कहते हैं आओ, तो आपको दूसरे किनारे पे दिखा के लेके आते हैं, आप कह दो नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, तो वो आपको नहीं लेके जाएंगे। पर अगर आप उसको सहमति अंदर से भी अगर इच्छा भी जगती है कि चलो देख के आते हैं, तो आपकी सहमति या इच्छा मात्र भी करने से वो आपको पकड़ के लेके चले जाएंगे। ये स्थूल जगत नहीं है, वाइटल के अंदर। अब ये मैं आपको इसका उदाहरण दूं, अभी तो बहुत मुश्किल चल रहा है समझना, मेरे को पता है, क्योंकि ये तो इमेजेस इस तरीके की हैं कि अपन नॉर्मली इसमें रहते हैं नहीं। जैसे अंदर एक छोटा सा विचार आता है कि इतना अपन ने काम कर लिया, थोड़ा सा अपन रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स के नाम पे क्या क्या करते हैं अपन? क्या तो मोबाइल खोल लिया, मोबाइल पे अपन क्या करें, कोई सोशल साइट्स के ऊपर चलते हैं, या फिर कोई यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, या जिसका जो भी मन बहलाव है वो करते हैं। आप कहां से कहां तक इसको इस दृष्टिकोण से देखो कि आपकी एक अंदर से छोटी सी सहमति आपको हाईजैक करके, आपका अपहरण करके कई घंटे या कई मिनट या कहां तक ले जाती है, और वो कितना दूषित कर सकती है या क्या कर सकती है, वो तो शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप में छोटा सा कोई आकर्षण जगह। हाँ बोलो, हेलो। पर भैया वो तो फिर हम लोग को आराम लगता है ना, हाँ, जैसे अभी तो फिर तो वो मन की बात हो गई ना। वाइटल की, मन जिसको बोलते हो वो तो वाइटल है। मन तत्व की अगर टेक्निकली बात करो तो मन तो माइंड होता है। तो हम कहते हैं मेरा मन नहीं है, तो वो मन वो वाला मन नहीं है, मन तो है माइंड। इसलिए इसका इसका हम मतलब रेस्ट नहीं लिया हमने, जो हम दूसरी चीजों में उस हटा करके, जैसे कोई काम कर रहे थक गए, उसमें से हम खुद को हटा करके, हम जैसे आप बोल एग्जांपल दिए कि मोबाइल में लग गए या कोई चीज दूसरे चीजों में लग गए, तो फिर तो वो आराम हुआ नहीं, लेकिन हमें वो आराम लग रहा है। ठीक तो है माँ, ये इसीलिए ये माता जी इसीलिए कहती हैं कि आराम करने की चाह करने से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं है। क्योंकि आराम के नाम से हम जो भाई आप लोग, अपन तो इसीलिए तो ये क्लास करें, इंट्रोस्पेक्शन करो ना, कि आराम के नाम से वास्तव में आराम हमको किसमें मिलता है? 99% तो चेतना को नीचे गिराने वाली चीजों में आराम मिलता है हमको। क्या तो हम आपस में गोसिपिंग करना शुरू कर देंगे आराम के नाम पे, यार थोड़ी देर साथ में बैठेंगे, थोड़ा गेट टुगेदर करेंगे। अब वो गेट टुगेदर कहां तक भी लेके चला जाता है, देखो लोगों को ये गेट टुगेदर ही कहां तक लेके जाता है। अभी ये आराम या अम्यूजमेंट के नाम पे ही तो सारा ड्रग का रैकेट चल रहा है। जो सारे दिन जो न्यूज आ रही है, वो वाइटल का कब्जा है पूरा का पूरा। तो वो किस लिए कर रहे हैं सारा काम? आराम। हम जो जिसको वो कह रहे हैं रेस्ट, या जो भी वो कहते होंगे मौज मस्ती, या मैं ये लेने के बाद बहुत इलेटेड महसूस करता हूं, बहुत एकदम एंथुजियास्टिक या हवा में महसूस करता हूं अपने आप को, और उसके परिणाम क्या है? इसलिए इस चीज की आदत बनानी पड़ेगी कि एक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन आपका सतत बना रहे। इस चीज की आदत हमको बननी चाहिए। एक इसका शुरुआत कम से कम एक फिक्स टाइम पे श्री अरविंद की या माँ की पुस्तकों को पढ़ के, और उसी चेतना के अंदर रहने का, कि जितनी भी देर हम रह सकें, बहुत मुश्किल है। उससे जो कंसंट्रेशन है वो तुरंत ही, क्योंकि जो बांध है इतना कच्चा है अपना, जैसे ही कंसंट्रेशन का थोड़ा सा दबाव बनता है वो बांध ढह उठता है ना। इसलिए साधना क्या करती है, एक इस तरीके का आपको विशाल एक बांध तैयार कर देती है। तो कृष्ण प्रेम तो उसको कहते हैं कि उस एनर्जी को जो इकट्ठी करते हो, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हो। बांध बनने के बाद आप उससे टरबाइन चला सकते हो, उससे आप विद्युत पैदा कर सकते हो, और पूरे के पूरे जगत के अंदर आप प्रकाश फैला सकते हो। पर अभी समस्या क्या है
कि हमारे अंदर अभी पीछे कोई ताकत है नहीं, इसलिए हमारा खुद का जीवन भी जो है वो हमदम चलता रहता है। जहां तक अब मूलभूत ये उसकी बात कर रहे हैं अनुभूति की, नंद किशोर जी जो बात कर रहे हैं कि इस योग की फिर मूलभूत अनुभूति क्या है या कौन सी बात है, तो उसका पहले तो मैंने कहा कि यात्रा का जो हम रूपक देते हैं या यात्रा के बारे में जो कहते हैं वो फिजिकल के ऊपर तो इतना लागू होता है, पर फिजिकल के पीछे हम जब जाते हैं तो यात्रा का स्वरूप भी बदलता जाता है, एक चीज। दूसरे, इसके अंदर जहां तक मूलभूत अनुभूति की बात है इस योग के अंदर, तो वो सबसे पहले चैत्य जो आपका है, जो खाली मां को चाहता है। इसलिए करने की बात तो जो है कि एकमात्र कि ये जो गोल है मां की तरफ आपका, वो बहुत सारे गोल्स में एक गोल है ऐसा नहीं होना चाहिए, बाकी एकमात्र ये ही गोल है, ये अपने को करना पड़ेगा। तो ये एक मूलभूत अनुभूति हम इसको कह सकते हैं। फंडामेंटल जो आपके रियलाइजेशन की बात हम करते हैं उसमें आपका साइकिल है। हाँ जी नंद किशोर जी। हाँ, अभी आपने बहुत ही अच्छा बताया कि जो मूलभूत है साइकिक का जागरण है, और जीवन का जो उद्देश्य है वो एक तरफ एकदम बिल्कुल माँ की तरफ होना चाहिए, एकमात्र कि बस उद्देश्य भी है और उनके साथ माँ भी है, शुरुआती तौर के ऊपर कह सकते हैं, पर जो वास्तव में अनन्य रूप से अनन्य जो शब्द है वो केवल एकमात्र मां की ओर गति हो सारी की सारी। जब तक ये अनन्यता का उद्देश्य नहीं होगा तब तक तो बदमाशी चलती रहेगी, क्योंकि हम जब तक ये मानते रहेंगे कि मेरे ये ड्यूटी भी है, मेरे ये काम भी है, तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए अनन्य रूप से कि एकमात्र। और हाँ भाई, अपन जब बात करते हैं कि रास्ते के ऊपर इतने जाल घात हैं, धोखे हैं, पर जिन लोगों ने रास्ता चुना है उनके रास्ते में ही आते हैं, उनसे डर के हम बैठ भी नहीं सकते। उनका सामना करेंगे भी, आएंगे, गिर जाएंगे, वापस खड़े होंगे, वापस चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पर मेन चीज ये है कि हम चलेंगे, हमको चलना है इस रास्ते के ऊपर। अब हमको ये पता भी नहीं है ना कि जालगात होंगे कहाँ। भाई आगे आपको कौन सी अनुभूति होगी, वो तो होगी तब होगी, अभी तो हमको ये भी नहीं पता कि अनुभूति वो होती किस तरीके की है। ये तो एक ऐसा क्षेत्र है जो हम पढ़ते जरूर हैं, पर हमारे साथ जो घटित होता है वो तो हमारे साथ एक विशिष्ट तरीके से घटित होता है। हमने तो कभी वास्तव में उसके प्रत्यक्ष दर्शन किए नहीं होते हैं। इसलिए जितना ही हम पूर्वाग्रह रखते हैं कि ये होगा या वह होगा, उतना ही तो दिक्कत होती है। ये तो खुले तौर के ऊपर माँ की ओर जा रहे हैं, जो सामने आए सो ठीक है, जो अनुभव वो देती है वो भी हम उठाएं, उनके चरणों के अंदर भेंट करें कि भी जो अनुभव आया वो भी माँ को ऑफर कर दिया। अच्छी चीज आई तो भी माँ को ऑफर कर दी। कोई आज कर्कशता मन में आ रही है तो उसकी प्रेजेंस को हमने इन्वोक किया, बुलाया कि माँ आओ, देखो ये क्या हो रहा है। इसलिए अनन्यता जो है, एक्सक्लूसिवली अपने आप को अनन्य रूप से और कोई दूसरी चीज के प्रति न खोलते हुए हमको एकमात्र उनके प्रति खोलना है। तो यही साइकिक बोलेगा। इसलिए हम साइकिक को कल्टीवेट करने की कोशिश करें, कोई ध्यान पद्धति करें, उसकी बजाय अनन्य रूप से माँ के ऊपर ही केंद्रित करें ना। भाई साइकिक भी तो अगर सामने आता है वो भी यही काम करने वाला है। तो अब हम कोई पद्धति पे लगे जी, ये पद्धति से साइकिक को अवेकन करो, हमारे अंदर समस्या तो फिर वही रह जाती है। हम फिर कोई युक्ति बिठाते हैं कि ऐसी कोई पॉलिसी बनाएं कि अब साइकिक आ जाए, जबकि ये चीजें पॉलिसी के ऊपर नहीं है। प्रेम कोई पॉलिसी का विषय थोड़ी है। आप माँ को प्रेम करते हो, ये कोई पॉलिसी से प्रेम थोड़ी कर सकते हो कि अब मैं एक कोई योजना बनाता हूं माँ को प्रेम करने की। ये तो अंदर का विषय है।
जो आपको बीच में योजना जरूरी होगी माँ अपने आप कर देगी। आपको अगर पिटाई होने की जरूरत हो तो माँ अपने आप थपेड़े लगा देगी आपके, और ऑलरेडी लग रहे हैं, अच्छे भले थपेड़े लग रहे हैं। मतलब ऐसी दुनिया में कौन सी चीज है जिसके लिपटने की जरूरत है? इससे ज्यादा और थपेड़े क्या लग सकते हैं कि हम वास्तव में जो हैं, जो चीज हमको सुख देती है उसको, उसके पास तो हम जाने से थोड़ा डरते हैं, और वो थपेड़े खा रहे हैं फिर भी हम डरते हैं थपेड़ों से। अरे इससे ज्यादा और क्या लगेंगे, ऑलरेडी लग रहे हैं हमारे को। अगर सही चेतना में हम थोड़ा सा देख लें तो और क्या थपेड़े लगेंगे, ये तो बताओ। परिवार के लग रहे, आपके खुद की साइकोलॉजी है उसके थपेड़े लग रहे। बाहर इस टाइम तो पूरे देश के अंदर इतना अच्छा माहौल है कि थपेड़े फर्स्ट क्लास लग रहे हैं सबके, कितने अच्छे थपेड़े लग रहे हैं। तो इसलिए उसकी तो चिंता नहीं है, माँ आपको जो चीज की जरूरत होगी अपने आप दे देगी। इसलिए अपने तो मेन चीज तो ये है कि कैसे भी हम इस यात्रा को पूरा करें शीघ्रातिशीघ्र, और अपने सारे हिस्सों को माँ की ओर मोड़ते चलें। और जो भी इसके अंदर लाभदायक है, भाई कोई भी चीज सही है या नहीं है उसका मापदंड इसी चीज से है कि वो माँ की ओर आपको लेके चल रहा है तो वो सही है। क्योंकि अपने को क्या पता वो सही और गलत की परिभाषा भी यही है। अगर वो लेके चलता है तो बढ़िया है, और नहीं लेके चलता है तो दुनिया चाहे उसको कितना भी अच्छा बताती हो, वो हमारे लिए नहीं है, उनके लिए हो सकता है। भाई सारे लोग कोई चीज कर रहे हैं पर वही चीज मेरे को रिपीट करनी है, ये क्या जरूरी है? भगवान ने आपका निर्माण करके या एक इंडिविजुअल बन के वही चीज तो रिपीट नहीं करी। आप तो एक ऐसे इंडिविजुअल हो जैसा कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। तो आप वो चीज रिपीट करो जो सारे लोग कर रहे हैं। वो क्यों करो जब भगवान ने ही नहीं करी आपको बना के रिपीट? तो आप वही रिपीट करो जो दूसरे कर रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है? हमको तो वो करना चाहिए क्योंकि हम विशिष्ट हैं, इसलिए हमको तो वो करना चाहिए जो एक विशेष व्यक्ति को करना चाहिए। जब भगवान ने एक विशिष्ट प्रकृति का निर्माण कर दिया, एक इस तरीके का गठन कर दिया कि आप बिल्कुल विशिष्ट हो, ऐसा गठन किसी का है नहीं। ऐसी जो चैत्य चेतना है, आपके बाहर की पर्सनैलिटी है, आपकी जो कंडीशंस है वो आपकी स्पेशल हैं। तो आप जो काम कर रहे हो वो फिर ऐसा क्यों करते हो जो सारे लोग कर रहे हैं, गधे घोड़े भी कर रहे हैं, तो आप भी क्यों कर रहे हो? आप तो कुछ ऐसा करो जो वास्तव में भगवान अगर आपके अंदर विशेष रूप से आ गया तो आप भी विशेष रूप से कुछ ऐसा करो जो आपके लायक हो। आपका जो इनर पार्ट है उसके लायक चीज करो। आज तो अपन मेन टेक्स्ट पे तो आए नहीं, खैर ये कई और चीजें हो गई। अब इस बारे में कुछ हो तो अपन कर सकते हैं, बाकी तो 11:15 बजने वाले हैं। भैया हम जो डिस्कशन जहाँ से शुरू किए थे तो उसमें आपने मतलब पिछले डिस्कशन में भी ये बात आई थी, और फिर आपने कहा कि हम जो चाहते हैं और जो नहीं चाहते हैं दोनों चीजों के लिए मतलब हम माँ मतलब ऐसे कि माँ से हाँ करवा लेते। जो हमारे कंफर्ट जोन में आता है उसके लिए तो हम हाँ भरवा लेते हैं, जो हमारे कंफर्ट जोन का बाहर होता है तो कहते हैं कि वो माँ हमसे नहीं चाहती। और अभी भी हमारा शुरू के मैं ये डिस्कशन में इस नहीं कह पॉइंट रहा, पे ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ऐसा संभव है। जब ये ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपके साथ ये ही हो रहा हो, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए व्यक्ति को इस बारे में आश्वस्त नहीं हो जाना चाहिए कि जो अंदर से आ रहा है वो माँ की ही वाणी आ रही है। वो बीच के अंदर डिस्टोर्ट हो सकती है। भाई आपके पास, मैं यहां से कोई पार्सल भेजता हूं, वो पार्सल तो सही है, पर जहां से गुजरता है वो उसके बीच के अंदर, जैसे वो कहते हैं जी बीच में जो कोरियर वाला है उसके तो कोरोना कहीं लग सकता है, तो वैसे ही जो चीज बीच में आती है आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके थ्रू आएगी ना। आपके फिजिकल के थ्रू आ सकती है, आपके वाइटल के थ्रू आ सकती है, आपके माइंड के थ्रू आ सकती है। तो जिस तरीके से अभिव्यक्त होती है, ये इंस्ट्रूमेंट्स तो अपने आप में शुद्ध नहीं है, तो इनकी कलुषितता उसके ऊपर लग सकती है। इसलिए इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि जब वो बात कर रहे थे कि भी सिंसियर व्यक्ति तो के तो जीवन में पड़ाव आते ही हैं इस तरीके के,
तो मैं ये कह रहा हूं कि सिंसियर व्यक्ति ही बार बार इस बारे में ये देखता है कि ये चीजें, जब मन प्राण शरीर हमारे क्योंकि शुद्ध नहीं है, अगर शुद्ध होते तो फिर श्री अरविंद ट्रांसफॉर्मेशन की बात क्यों करते। तो जो अंदर से बात आ रही है वो तो सही आ रही है, पर जिस माध्यम से आ रही है वो माध्यम फॉल्टी है, और उस पे हमको सतत ही सतर्कता बरतने की जरूरत है कि ये वाणी माँ की है भी या नहीं है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि तो सिंसियर व्यक्ति है वो बार बार ये सतर्कता रखता है। हाँ, ये चेक कैसे हो फिर, ये चेक कैसे हो फिर, अगर हमारा जो जहाँ जो माध्यम है हमारा वो गड़बड़ मैसेज दे रहा है, मतलब बीच में गड़बड़ी फैला रहा है, लेकिन हम उस चीज को, उस गड़बड़ी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हमको वो सही लग रहा है। तो ये कोई किस तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं? देखो, माँ के लिए जो प्रेम है ना, वो इतनी बड़ी शक्ति है, जैसे ही आप उसकी तरफ मुड़ते हो और वास्तव में आप उससे प्रेम करते हो, और एक बार भी माँ कहती है कि अंदर से आपकी आत्मा ने आके एक बार सच्चे रूप में कह दिया कि माँ मैं आपका हूं, तो वो सारी आपके लिए जो जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो आपके लिए प्रस्तुत करेंगी कि आप सिंसियर हो। वो सिंसियर होने के लिए भी आपको मजबूर करेंगी कि आप गुरु को दे देते हो तो उस टाइम आप में कोई जरूरी थोड़ी कि सारी चीजें हों, वो आपको सिंसियर होने के लिए भी मजबूर कर देंगी। एक बार आत्मा ने आके और ये अपनी स्टाम्प लगा दी बारी नेचर के ऊपर, क्योंकि बारी नेचर चाहती ही नहीं है ये चीजें। भगवान के प्रति या माँ के प्रति प्रेम है, वो इतनी बड़ी शक्ति है कि वो पवित्र कर देता है। जितनी देर वो प्रकाशित करता है, और जो एक सच्चा आदमी है, जैसे बिजली कड़की, कितनी देर के लिए कड़कती है बिजली, जितनी देर के लिए चमकती है, पर इतनी देर में तो थोड़ा बहुत तो नजर आता है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, कि मेरे सामने क्या है। तो ये फ्लैशेस सिंसियर व्यक्ति के सामने अगर फ्लैश रूप में भी अगर आता है कि अरे ये क्या हो रहा है, अब अगर वो उसको नहीं कर पाता है, कम से कम उसका प्रयास करने की उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये फ्लैशेस आपके पास आते रहते हैं, और वो खाली फ्लैश नहीं रहते, फिर बाद में धीरे धीरे वो एक प्रकाश बनता जाता है। अदरवाइज तो जिन लोगों ने भी इस पथ के ऊपर अपने आप को डाला होगा वो तो नए ही है ना सारे के सारे। किसी ने भी चाहे कितने भी प्रकांड रहे हों, पर शुरुआत तो कहीं से की होगी ना। तो पथ तो वैसा ही उनके लिए भी ऐसा ही रहा होगा। शुरू में पहले दिन थोड़ी सिद्धि मिल गई थी उनको, या जो भी उनका गोल था पहले दिन नहीं मिला। तो रास्ता हर जने के लिए। दिलीप कुमार रॉय ने श्री अरविंद को कहा कि गुरु आपको क्या जोर आता है, आप तो भगवान हो। तो श्री अरविंद ने कहा कि यहां जितनी भी समस्याएं हैं विश्व की, वो सारी जितनी गंभीर रूप से मैंने फेस करी हैं, शायद ही कोई ह्यूमन बीइंग ने आज तक धरती पे फेस की हो। जितनी ग्रिम अर्नेस्ट में, जितनी सच्चाई के साथ मैंने एक एक कड़वा घूंट पिया है, जितनी तकलीफ भोगी है, वो शायद ही किसी मनुष्य ने धरती के ऊपर वैसा वहन किया हो। हाँ, माँ की मैं बात नहीं करता कि माँ एक अकेली है जिसने मेरे से ज्यादा तकलीफ पाई है, बाकी और कोई ऐसा नहीं है जिसने। और वो किसके लिए तकलीफ पा रहे थे, वो तो मनुष्य जाति से तो अपनी बचपन में ही ऊपर थे। क्यों उन चीजों को वहन कर रहे थे? वो इसीलिए कि हम जो बहाने बना रहे हैं जितने भी आज बैठ के, वो सारे बहाने उन्होंने ग्रिम अर्नेस्ट में फेस किए। खुद उन्होंने सारी चीजों को फेस किया, सारी चीजों को देखा कि वास्तव में इनका सत्य क्या है, तब वो ये कह पा रहे हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि कैसे पता चले, आपका माँ के प्रति जो प्रेम है बहुत बड़ी शक्ति है। आप माँ को बोलो, वो धीरे धीरे तो रास्ता करेगी ना। भाई आपने ये कोशिश करी तब तो एक रास्ता तो अपन जो ये बैठे हैं 10 से लेके 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे तक, तो आपने इच्छा करी तो एक रेस्पॉन्स मिला माँ की तरफ से। ये इसमें मैं तो कोई हूं नहीं इसमें। भाई आपकी जो सिंसियरिटी होगी वैसे जवाब आपको मिल जाएंगे, मैं नहीं होऊंगा, कोई और से मिल जाएंगे। सबको जो जवाब मिलते हैं
अगर वो माध्यम प्रधान होता तो वो माध्यम नहीं रहने के बाद फिर बाद में तो आध्यात्मिकता बंद ही हो जाए, ऐसा नहीं है। आप अगर सिंसियर हो तो एक एक कण आपको हर चीज का उत्तर देने लगेगा। मेन चीज है कि वास्तव में आप उस चीज को चाह रहे हो। और कोई बात? हाँ भैया, भैया हाँ। मेरा ये पूछना था कि फिर जैसे हम सिंसियर हैं, कहते हैं कि हम सिंसियर हैं, और सिंसियर हैं कि नहीं हैं ये तो हमें अपने वाइटल मतलब मन जो कह रहा है उससे पता चलेगा। माँ को जैसे इतने बड़े बड़े साधकों ने माँ को दो भागों में कर दिया, बाहरी माँ भीतरी माँ। तो अब तो माँ बाहरी है नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं या जो अनुभव कर रहे हैं वही सच मानेंगे, क्या माने? हनी सही बात है ये आपकी कि हम कैसे करें इसको। तो इसीलिए ये जो हम कर रहे हैं इसको और गहनता से करने की कोशिश करें। पहले तो इस माध्यम से जितना भी प्रकाश तो निश्चित रूप से आता है। ये तो जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं कुछ मैं आपको बार बार रेफरेंसेस भी दे रहा हूं। भाई जिसको सांस नहीं आ रहा हो वो सांस के लिए छटपटाता है ना, कैसे छटपटाता है वो। या जिसको भूख लग रही हो वो उसको भूख को मिटाने के लिए क्या क्या प्रयास करता है। वैसे ही आपको अंदर से अगर इस चीज के लिए इच्छा हो तो उसके जो आपको नेसेसरी माध्यम मिलने चाहिए या आपको सहायता मिलनी चाहिए या साधन मिलने चाहिए वो बनने लगेंगे इसमें। अभी हम पढ़ रहे हैं उससे कुछ तो क्लैरिटी आती होगी ना, या नहीं आती? इससे मतलब कोई ये फ्रूटफुल एक्टिविटी है या नहीं है? क्लैरिटी है, पर मेरे साथ ऐसा होता है कि क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन अराइज होता जा रहा है, तो इससे पूछती। क्वेश्चन को यही दिखाता है। अगर आपके क्वेश्चन अराइज नहीं होगा तो इसका मतलब आपको वो चीज क्लियर नहीं है। एक सही संदर्भ में प्रश्न उठना ये चीज दिखाता है कि आपको वास्तव में धीरे धीरे कोई चीज समझ आ रही है, तब प्रश्न उठ रहा है। इसलिए प्रश्न उठना ही इस चीज का एक साइन है, इस चीज की निशानी है, इस चीज का सूचक है कि कहीं न कहीं कोई अंदर से कोई चीज उससे रिलेट करने की कोशिश कर रही है, तब प्रश्न उठता है। अदरवाइज तो ये प्रश्न भी नहीं उठते। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो इसमें क्लैरिटी आती है उस हिसाब से जीवन में आप प्रैक्टिस में भी कुछ करने की तो कोशिश करते होंगे, कुछ तो प्रयास करते होंगे ना, जो हम यहाँ पढ़ते हैं या इसमें जो जो चीजें आती हैं। हाँ, ट्राई तो कर रहे हैं और ऐसा हो भी रहा है, उसमें ही ऐसा होता है कि कुछ करने का मेरा मन नहीं है। तो ये ऐसा मन नहीं है तो अभी तक हम ये बोल देते थे कि अच्छा शायद मेरा मन नहीं है तो माँ ऐसा ही चाहती होंगी। पर आज आपने जैसा कहा कि हमारे अंदर से मतलब हमने अपने मन को ऐसा बना रखा है कि बोल देते हैं माँ ऐसा चाह रही हूँ, तो ऐसे में फिर क्या करूँ ये पूछिए। हाँ, अभी तो धीरे धीरे, इसीलिए सबसे पहले जो बुद्धि योग है, गीता शुरू करती है बुद्धि योग से कि अभी आपके पास जो सीट है, अभी मतलब आपके अंदर जो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके अंदर थोड़ा प्रकाश है, वो है आपकी बुद्धि। बाकी दूसरे हिस्सों के पास उतना प्रकाश नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि अपनी बुद्धि के अनुसार जो बुद्धि थोड़ी बहुत फ्री हो डिजायर से और वो कम से कम जो बुद्धि अपने आप को देख सकती हो पलट के कि ये क्या कर रही हूं मैं या क्या कर रहा हूं मैं, उस बुद्धि को धीरे धीरे बाहरी चीजों से हटा के कम से कम एक आपके पास ऐसा स्टैंड हो जाए जिसके ऊपर थोड़ा सुख से आप रह सको।
जैसे एक आपके पास एक ऐसा कमरा हो जाए कि बाहर आप खूब सारा काम करके आ गए, वहां आके आपने थोड़ा विश्राम किया, तो एक बुद्धि का पोइज इस तरीके का हो जाए जिसमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हो। बुद्धि में जब प्रकाश होगा तब आपके कर्म हैं, भावनाएं हैं, वो उनको उनके ऊपर सबसे पहले तो अंकुश लगाना शुरू कर देगा। आपके बुद्धि में ही अगर प्रकाश नहीं है तो न तो आप कर्मों को, न आपकी भावनाएं वगैरह हैं उनको आप निर्देशित कैसे करोगे, गाइड क्या होगा आपके पास। इसलिए सबसे पहला जो चीज करने का है, इसलिए गीता ने बुद्धि योग से शुरू किया, योगा ऑफ द इंटेलिजेंट विल। उसमें विल भी एक सही इच्छा शक्ति है कि कर्म भी आप एक सही दिशा में कर रहे हो। तो सबसे पहले करने का यही है कि जो हम कर रहे हैं अभी, अपनी बुद्धि में तो एटलीस्ट कम से कम दूसरी चीजों को जिनको नहीं रहना चाहिए उनको तो हटाना शुरू करें। बुद्धि के सामने एक ऐसा पर्दा, जो पिछली बार एक सिनेमा की जैसे वो कहीं शायद हमने पढ़ा था, एक सामने एक ऐसा पर्दा हो, प्रोजेक्शन हो इस तरीके का कि हमारी फीलिंग्स हमने उस पर डाली, तो हम ये देखते हैं कि वो फीलिंग माँ के नजदीक गई या नहीं गई। हम धीरे धीरे इस तरीके की साइकोलॉजिकल जो कोशिशें हैं वो कर सकते हैं अपने साथ। माँ का जो अध्ययन है, पुस्तकें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा और अपने जीवन में बढ़ा सकते हो। जो ये बात जितनी भी हम करते हैं उसके तुम क्वेश्चन ड्राफ्ट करते नहीं, उसको बाद में सुन के तुम एक्स्ट्रा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुमसे कि पहले तो जितनी बात हुई उसको समराइज करो हर बार। ये करने के अंदर तुम एक्चुअल में जो जितनी बात हुई उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब जितनी चर्चा हमने क्लास में करी, तुम उसको पॉइंट्स बना के एक समराइज करो कि हमने शुरू यहां से किया, ये पॉइंट्स इसमें आए। तुम उस बारे में क्या सोचते हो ये मत लिखो, पहले तो ये पॉइंट्स खाली नोट करो कि आज ये चीजें हमने कवर करी। तो इससे कम से कम जितना 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा हमने बिताया इस चीज के पीछे, वो हमारे लिए और हमारी चेतना में अंदर जाना शुरू होगा। हम उस बारे में और कॉन्शियस होंगे, हमारे अंदर सीप इन करेगा। अभी तो मेरे को पता है आज जितनी कुछ बातें हुई हैं वो इतनी ज्यादा मुश्किल हैं, इतनी भारी हैं, वो सुनने में इजी लगती है पर वो इतने साइकोलॉजिकल चीजें हैं, इतनी गहन साइकोलॉजी की चीजें हैं कि उसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम्हारी तरफ से कि ये जो बात थी इसका क्या अर्थ था, प्रैक्टिस में क्या करें। क्योंकि ऑलरेडी हम एक प्रैक्टिस हमने शुरू करी, ये क्लास जो शुरू करी यही बोल के हमने शुरू करी कि हम इसके लिए प्रैक्टिस में इसको डालना शुरू करें। और पहले तो ये क्लैरिटी आए कि माँ और श्री अरविंद कह क्या रहे हैं। जब बुद्धि में ये क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, अभी तो दिन कितने हुए हैं, इसमें थोड़ा हमको समय देना पड़ेगा, तो धीरे धीरे कुछ एक्ट्स हैं वो तो सीधे सीधे हमारे उसको नकार देंगे। जो हमारा अंदर का जो गाइड है वो उन एक्ट्स को नकार देगा कि नहीं, ये एक्ट तो इस प्रकाश के सामने नहीं टिकेगा। तो पहले हमको अपनी बुद्धि जो है वो क्लियर करनी जरूरी है इन दूसरी चीजों से, क्योंकि वो ही ज्यादा सक्षम है आपके शरीर से, और आपके जो प्राणिक आवेग हैं उनसे ज्यादा केपेबल आपकी जो विवेक बुद्धि है वो ज्यादा केपेबल है। क्यों? इसीलिए सात्विक है बुद्धि, वो राजसिक है आपकी जो वाइटल है, और फिजिकल है वो तामसिक है। तो आपकी जो बुद्धि है वो सात्विक है, वो अपने आप ही ये सोचती है कि मैं भूखा रह जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, जो सही चीज है वो करनी चाहिए, जो ये बच्चा जो अभी है इसको खाना मिलना चाहिए। आपकी वाइटल को कोई दिक्कत नहीं इस बात से, और न आपके फिजिकल को इससे फर्क पड़ता है कि कोई भूखा है तो फिजिकल के थोड़ी कोई भूख बंद हो जाती है। आप किसी को रोटी दे भी देते हो तो आपकी भूख मिट थोड़ी जाती है उससे, शरीर तो बेचारा फिर भी भूखा ही रहता है। और आप भावनाओं से आपको इतना अच्छा लगता है कि मैं भूख मर गया तो भी कोई नहीं, इसके अंदर कम से कम इसकी भूख तो मिटी, तो हमको भावनात्मक रूप से अच्छा लगता है।
और कोई बात इसमें, पर इसमें हाँ ये एक चीज जरूर है कि इसके आप लोग समराइज करो इसको, कि आज क्या बात हुई, उसको संक्षेप में लिखने की कि वास्तव में ये मेन पॉइंट्स हैं और अब इससे क्या क्या अर्थ निकलता है। तो इसको ये एज ए होमवर्क कि एक तो चिंतन मनन मंथन, क्योंकि सारे मैच्योर लोग हो आप लोग, इसमें अच्छे से इस बारे में सोच के कि आपके जीवन से इसका क्या अर्थ निकलता है और इसको आप किस तरीके से ले सकते हो, ये इस तरीके से देखो आप, और इसका समराइज करने की कि इस सारी बात को कि मेन पॉइंट्स ये हैं। कोई और बात इसमें? नहीं भैया, मुझे तो कोई प्रश्न नहीं और मुझे लगता भी नहीं किसी का है आज। नहीं, अगली बार जो जेनरोसिटी है अपना, जो पिछली बार हमने पढ़ा था, उस बारे में मैंने पूरे सप्ताह बहुत पढ़ा है। हालांकि कुछ ही चीज आप लोगों से मैं शेयर कर सकता हूँ, बाकी तो खैर तो बहुत ज्यादा है। तो अच्छा। और मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि वास्तव में वो क्या है जेनरोसिटी। आप लोग रह भी गए थे, इसलिए वो एक रहना नहीं चाहिए वो टॉपिक बीच के अंदर, तो वो अपन बात कर सकते हैं। बाकी ये जितनी भी बातें हैं समराइज करो। नंद किशोर जी, सारी ठीक है क्या ये, या और कोई बात है? हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से जो मैंने कहा मैं अपने आप को क्लियर कर पाया हूँ या नहीं, जितनी भी बातें हुई हैं जी नहीं इसमें बिल्कुल। एक तो जो इसमें जो दमदर का वॉल्यूम आया है ना, बहुत सुंदर वॉल्यूम है, इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। आप लोग थोड़ा थोड़ा तो कम से कम इन चीजों को पढ़ना शुरू करो। विनीता, कोई बात है क्या आपके पास? विनीता? नहीं भैया, सॉरी, कुछ भी नहीं कहना अभी, थोड़ा सॉरी सॉरी। हाँ नहीं, अभी एक्चुअल के अंदर ये जितनी भी आज मैंने चीजें कही है, ये मेरे को महसूस हो रहा है कि ये थोड़ा डाइजेस्ट करना तो मुश्किल है, पर अब क्या करें, चीजें हैं ही ऐसी। आप लोग इसका और गहरा मंथन करो, क्योंकि मैं एक्चुअल में कोशिश करता हूं, मैं सरल बनाने का किसी चीज को मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं तुमको सरल कोई चीज करके तुमको स्पून फीडिंग करूं, ऐसा मेरा कोई मानस नहीं है कि मैं कोई सरल सी चीज तुमको दे दूं तुम खुश होके जाओ, ऐसा नहीं। मेरी कोशिश भैया खाली हर बार भैया अगर चीजें सरल ही हो जाएगी तो हम करेंगे क्या, हम तो वैसे भी आलसी हैं। और अगर चीजें सरल हो जाएंगी तो और आलसी हो जाएंगे। नहीं, इसमें देखो ऐसा है, मैं एक्चुअल में ये चाहता हूं कि जितनी गहराई पे हम जा सकें उसमें तुरंत में शायद, क्योंकि हमेशा ही वो एक ऐसा प्रकटन होगा जिसके लिए हमारा फ्रेमवर्क तैयार नहीं होगा तुरंत में उसको लेने के लिए। पर जब ऐसी चीजें खुलनी शुरू होंगी तभी तो उसकी प्रैक्टिस होगी कि वो ऐसी गंभीर चीजों के प्रति खुल सके। तो धीरे धीरे अपन कोशिश ये करेंगे कि अपनी जितनी भी लिमिट्स है उनको और आगे उनको धकेलने की कोशिश करें, और धीरे धीरे इसी से कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो ये मैं हर बार यही कोशिश करूंगा कि मैं खुद जितनी गहराई पे जा सकूं, हाँ उसको तुम्हारे लिए जितना मैं प्रत्यक्ष करने की कोशिश करूंगा वो प्रयास मैं जरूर करूंगा, पर वो चीज अपने आप में इस तरीके की है कि थोड़ा सा आप लोगों की तैयारी उसके लिए जरूरी है। जीतू, कोई बात है? ना पंकज। तो आज जो बात है वो थोड़ी क्लियर है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसको कोशिश करो कुछ समराइज अगर कर सकते हो तो इसको थोड़ा समराइज करो। हाँ स्नेहा, पर बोलो। हाँ भैया, क्लियर है। फिर ऑडियो दोबारा सुनेंगे और प्रश्न जो होंगे वो हम लोग
क्योंकि अभी हाँ, 2-3 हाँ। बार जब तक सुनेंगे नहीं तब तक बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होगी। ये मुश्किल है आज वाली, ये इतना इजी नहीं इसलिए है, ये बहुत हाँ, इसलिए इसको सुनना पड़ेगा अभी 2-3 बार तभी कुछ समझ में आए। अभी तक जितनी भी चीजें गई थी मैंने उस तरीके से नहीं ली थी। आज एक्चुअल में जो चीजें हैं वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा उस तरीके से, माँ की हर चीज ही वैसे तो गहरी है, पर आज जो चीज थी वो एक्चुअल में उसके लिंकेजेस बनाना थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आप लोग करो, इसके बारे में अगली बार अपन फिर मिलते हैं, ठीक है? जय श्री माँ भैया। हाँ जय भैया, श्री माँ। जय श्री माँ। ओके।